अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हक। एक अहम फैसला आज लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो हाई कोर्ट का फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसे चैलेंज किया और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में दो सीनियर तरीन जजेस और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था और एक समाअत हुई, बहुत अहम समाअत थी जिसमें हम रिमार्क्स दिए गए। इस समाअत के फैसले में ये फैसला किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसे मुअत्तल किया जाए और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 3 घंटे के अंदर आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करे और 8 फरवरी को इंतखाबात हतमी हैं, इसमें कोई और दो राय नहीं है और तमाम तर जो ताखीरी हरबे थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसी फैसले पर जो आज हम फैसला आया उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ चौधरी, लीगल एक्सपर्ट है, उसके साथ ही सरवर बारी साहब होंगे, इलेक्शन एक्सपर्ट। सबसे पहले आरिफ चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एक अहम समाअत, एक अहम फैसला आया कि अदालत ने कह दिया कि अब इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हतमी फैसला है और ये भी रिमार्क दिए गए कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया उससे तमाम तर जो मुल्क के इलेक्शंस के जो प्रोसेसेस थे वो इफेक्ट हुए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि पहली बात तो इस हद तक ठीक है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए और उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि अगर आप आज हाई कोर्ट को ये कह रहे हैं कि जनाब उसने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया, तो उस वक्त यही जज साहबान कह रहे थे कि इलेक्शन का मामला जो था आप केपी के और पंजाब का मामला वो था इनके सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने। तो लाहौर हाई कोर्ट को इस मामले में फैसला करने देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। जो इंट्रा कोर्ट अपील चल रही थी उसका फैसला सुनना चाहिए था। इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स का मामला है, इलेक्शन जो है वो सब लोगों को इफेक्ट करता है, तो इससे तो फैसला अगर हाई कोर्ट करती है लाहौर हाई कोर्ट तो उसे इख्तियार है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस फैसले के नतीजे में जो नुकसान यानी बज़ाहिर हो रहा था इलेक्शन का, वो रुकना चाहिए था। लेकिन एक और बात जो जिसे मैं समझता हूँ कि कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, कि सबसे बड़ा मसला तो ये था कि पीटीआई ये चैलेंज कर रही थी और ये दरख्वास्त कर रही थी कि भाई ये जो आपने आरओज बनाए हैं, ये आरओज जानबदार है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिसे पीडीएम की गवर्नमेंट जो आज भी चल रही है, बल्कि नून की हुकूमत जो चल रही है इस वक्त तक, उन्होंने लगाया हुआ है और बड़े जानबदार लोग हैं। इनके जरिए इलेक्शन कराने का मतलब यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो। मेरे अपनी राय के मुताबिक ये जो इलेक्शन कमीशन है वो सारे इस मामले में उसका किरदार बड़ा मशकूक है और आज सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि वो इस मामले का नोटिस लेते हुए तो कम अज कम अगर रिलीफ दे ही रहे थे तो ये रिलीफ भी दे देते कि इलेक्शन जो है वो आरओज जो है वो जुडिशरी से हो, चूंकि जुडिशरी ने इनकार नहीं किया था आरओज देने का, ये बहाना बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। जुडिशरी ने तो कहा था कि आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें और उसके बाद आरओज हमसे ले लें। तो अब आपने इस मसले में मुदाखलत भी की, नोटिस भी लिया, लेकिन जो असल बात थी जहां से केस शुरू हुआ था उसे आपने वैसे ही खत्म कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन चाहता था आपने वही कर दिया, और जो नून की गवर्नमेंट और ये मौजूदा जो सेटअप जो चाहता था जिस तरह की फोनी और फेक इलेक्शन हो, उसको आपने जस्टिफाई कर दिया। तो ये मेरे नजदीक तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आरिफ चौधरी साहब, आपका पॉइंट मैंने लिया, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और सरवर बारी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि पीटीआई ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया था कि पीटीआई चाह रही थी कि जो आरओज का पॉइंट आउट करने हैं वो हम लोग जुडिशरी से करें, वो हम ब्यूरोक्रेसी से नहीं करें। वही बात आरिफ चौधरी वाली कि वो पॉइंट तो वहीं का वहीं रह गया, हमने डिसीजन भी दे दिया, हमने 3 घंटे के अंदर इलेक्शन स्केड्यूल देने का भी फैसला कर लिया, लेकिन पीटीआई जिस नुक्ता नजर पर अड़ गई थी वो क्लियर नहीं किया गया। देखिए, एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि ये जितने भी इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जिनको ये डीआरओ लगा रहे हैं और इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये जो सारी हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बुनियादी तौर पर बाई एंड लार्ज जो है वो किरदार अदा करेगी डीआरओ का, आरओ का, एआरओ का। और इन्होंने नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी करनी है, इन्होंने लोगों को डिस्क्वालीफाई करना है, इन्होंने सारा प्रोसेस करके कैंडिडेट्स को फाइनल करना है। तो इस वक्त तक जो यही डीआरओज हैं, जो डीसीज हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इनकी मौजूदगी में जो पिछले 2 साल से लोगों के साथ एक पार्टी के साथ हो रहा है, अगर यही इसके बाद भी इनका जो रवैया है
एक जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रहेगा कुछ पार्टियों की तरफ, तो यकीनन ये तो अच्छी बात है कि 8 फरवरी को अब इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ये कि इलेक्शन की को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट और जस्टली और फेयरली करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और उसमें इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है लगता है कि कोई, हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन सरवर भाई साहब, यही सवाल है ना कि फ्री एंड फेयर कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और ये यकीनी बनाना कि हर पार्टी अपने जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको पूरा किया जाए, उनसे उन पर बात की जाए, उनका पूरा एक मुकम्मल तौर पर हल निकाला जाए, ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन एक इतना बड़ा एक पॉइंट था जो पीटीआई ने सामने रखा था कि आरओएस की तैनाती के हवाले से, उसको क्लियर नहीं किया गया। तो अगर अब पीटीआई इस चीज़ को सामने रखती है कि हमें हमारे कंसर्न्स को क्लियर आउट नहीं किया गया, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो होते नजर नहीं आ रहे, फिर तो उनका गलत तो मौक़िफ़ नहीं होगा। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ, एक तो मुझे नहीं मालूम, मुझे आरफ साहब ज्यादा बता सकते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि दूसरे फ्री की कोई राय नहीं पूछी गई वहां पर, तो सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे वही थे और किसी भी पार्टी को नहीं बुलाया गया कि उनका नुक्ता नजर सामने आता। तो मैंने सारी जो कार्रवाई है वो टीवी के ऊपर देखी है और मुझे लग रहा था कि एक रुझान जो है, एक बायस नजर आ रहा था वाज़ेह तौर पर सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, एक तो पहली बात तो ये है, अगर लॉ और कानून की और हम एथिक्स की बात करें तो ये तो जो इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनकी तो लेजिटिमेसी कोई नहीं है किसी कानून के तहत, आइन के तहत, तो उनका तो वक्त पूरा हो चुका है। और जो अब बैठे हुए हैं उनकी ना किसी कोर्ट ने, ना किसी जगह पे उनकी एक्सटेंशन मिली है आइन के लिहाज से। तो मैं भी समझता हूँ कि उनका कोई राइट नहीं है कि इस वक्त वो बैठे रहें और अपना, जिस तरह इस वक्त मार धाड़ हो रही है, जैसे लाहौर में पीटीआई के एक लीडर को हाई कोर्ट के अहाते से बाहर ही उसको पकड़ा गया, जिस तरह उसके साथ सलूक किया गया है, और इसी तरह जो यकीनन बहुत सारे ऐसे मामला सरवर बारी साहब नजर आए हमें। लेकिन आगे अब देखते हैं कि फर्दर जो है वो क्या हो सकता है। इस हवाले से आरिफ चौधरी साहब आपसे पूछूंगी, जिस तरह से सरवर बारी साहब ने कहा कि दोनों फरीकैन के जो हैं वो सुनना चाहिए था, उनके जो भी मुतालबात है उनको भी सुनना चाहिए था, इस तरह की कोई प्रोसीजर हमें नजर नहीं आया। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत हुई, उसके ऊपर डिसीजन दे दिया गया, हतमी फैसला सामने आ गया। मसला उसका ये था कि आरओज जो है वो जानिबदार हैं और वो मसला जो था उसको जिस अंदाज में भी हल किया उस वक्त हाईकोर्ट ने, वो अपने तौर पर अदा रही बात, लेकिन उनका ये मसला तो आपने हल करना था, उनसे उनका मौक़िफ़ तो सुनना था, सुनने के बाद उसे रद्द कर देते और यदि आप या फिर कम अज कम इतना तो इंसाफ कर देते कि भाई ये इशू है और उन्हें पूछते इलेक्शन कमीशन को कि आपका क्या प्रॉब्लम है। एक पार्टी जो है वो ये कह रही है कि ये आरोज जो है जानबदार है, जानबदार नहीं है, एक खास नुक्ता नजर के लोग हैं, खास मकसद के लिए लगाए गए हैं, आर्बिट्रेरीनेस उनके अंदर मौजूद है और वो जानबदार है, वो एड्रेस करते। और मैं चौधरी साहब, इसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट को ये भी हुक्म दिया गया है कि इसके ऊपर मजीद अब कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप यदि ये फैसला कर सकते हैं, उस फैसले को आपने, अभी तक तो आपके पास एक इंटरिम ऑर्डर आया है, इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ नॉर्मली अपील अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये इंटरिम ऑर्डर, इसमें चूंकि रिलीफ मुकम्मल दिया गया, इससे इलेक्शन रुकता है, इसलिए कोई हर्ज नहीं, इन्होंने सुन लिया। लेकिन इस हद तक जा रहा है, नंबर 1 के जो मुतासरा फ्री के जो हाईकोर्ट को जिसने ज़ाब्ता किया है उसको आपने नहीं पूछा, उसका जो ग्रीवियंस था वो एड्रेस नहीं किया। सरवर बारी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इसी तरह से कोई और इशू रेज कर लेती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के साथ उस चीज को कंसर्न रखती है और उसको अदालती कार्रवाई की तरफ लेकर जाती है और इसी तरह से चैलेंज हो जाते हैं फैसले, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। इस तरह से तो किसी भी सियासी पार्टी का इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद कायम नहीं हो सकेगा। तो अगर पीटीआई ही कल को जो भी नताइज आते हैं इलेक्शन के हवाले से उन्हें चैलेंज करती है कि हमारे जो कंसर्न था आरोज के उसे क्लियर आउट नहीं किया गया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ होगा उस वक्त? देखिए, एक बार तो बहुत वाज़ेह हो चुकी है अभी तक के, जो इलेक्शन वक्त पर करवाना एक बात है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन जो है, जैसे आइन का आर्टिकल 218 है
कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। और मैं समझता हूँ अभी तक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर हम देखते हैं तो, और उसका जो इंटेंशन लग रही है वो भी मतलब वाजे करती है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और बहुत सारी उसके जो इक़दाम हैं वो बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं कि वो किसी न किसी पार्टी की उसमें जो है वो एक झुकाव नजर आता है उनकी तरफ। तो ये बताते खुद ये फैसला जो है कि अभी वो कहते हैं जब जजेस ने कहा कि कहाँ है शेड्यूल, कहाँ है, तो शेड्यूल तो होना चाहिए, शेड्यूल का क्या बात है। तो अभी जो है जब आप जल्दी में इन हेस्ट फैसले करेंगे, इन हेस्ट सारी चीजें करेंगे, और ये तो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि हर जो DRO है वो डिप्टी कमिश्नर होगा, तो उससे तो साफ पता चलता है कि कोई मालाफाइड इंटेंशन मौजूद है। और अगर इलेक्शन सही नहीं होंगे, हमारे सामने है बाजी के बहुत सारे मिसालें हैं कि जब इलेक्शन के बारे में जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं अगर वो भी कहें कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, तो ज़ाहिर एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की कैफियत है वो रहती है, उससे हमारी यकीनन गैर यकीनी की कैफियत जब वो पैदा हो। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, और सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे इलेक्शन एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आज के सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा बादशाह साहब, हैं लीगल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका टाइम देने के लिए। हसन साहब, आज एक बड़ा अहम फैसला आया इलेक्शंस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर जारी कर दिया कि 3 घंटे के अंदर आप इलेक्शन शेड्यूल दें और 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो खत्मी है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये पिटीशन 2-3 महीनों से पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद जो पहला केस सुना गया वो इलेक्शन के ही मैटर को फिक्स किया गया, और उसमें आपने देखा कि जिस दिन नोटिस गया और वेरी नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक टेंटेटिव डेट लेके आ गए जी कि फलां डेट को हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट को बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सदर मुमलिकत के पास जाएं और उनसे बात करें। वहाँ उनको भेजा गया और वहाँ पे सदर मुमलिकत ने अपनी डेट दे दी, और क्योंकि अटॉर्नी जनरल वहाँ मौजूद थे, दोनों का तस्फिया नहीं हो रहा था, लेकिन एक डेट पे अटॉर्नी जनरल साहब उनको ले आए और वो थी 8 फरवरी। और 8 फरवरी को उन्होंने जब दिन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं, ये जो नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, दोनों स्टेक होल्डर यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस तहरीर के नीचे अपने सिग्नेचर्स करें। वो दोबारा गए, सिग्नेचर्स करवा कर लाए, और फिर एक जो सेंटेंस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बोला वो ये था कि इसको पत्थर पे लकीर समझा जाए। अब आज आप देखें कि आज या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनकी रिक्वेस्ट पे वो आज चीफ जस्टिस साहब को मिले, और बड़ी अच्छी वो मीटिंग हुई, क्योंकि उसमें सीनियर ट्यूनिंग जज सरदार तारक मसूद और दूसरे सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी उसमें मौजूद थे। अब उसके अंदरूनी कहानी तो हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कंसर्न शो किया कि नहीं, इस पे कुछ वो होना चाहिए। बादशाह साहब, समाअत के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं कि लाहौर हाईकोर्ट अब इस केस के हवाले से मजीद समाअत नहीं कर सकता। तो बादशाह साहब, इस तरह से एक अहम फैसले के दौरान एक बड़े अहम किस्म के रिमार्क्स दे देना, आपको नहीं लगता कि किसी भी अदालत के जो इख्तियारात हैं उनको बड़ा हम लोग डिक्रीज आउट कर रहे होते हैं, लिमिटेड कर रहे होते हैं? कि एक तरफ एक वक्त था जब हम लोग लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों के हवाले से बड़ी एक हाइप क्रिएट की जाती थी, अब वो टाइम है जब कहा जा रहा है कि इस केस के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट जो है वो कोई समाअत भी नहीं कर सकती। असल में हुआ ये कि आप अगर पिछला पंजाब असेंबली और KPK असेंबली के जो इलेक्शन हैं, असेंबलियाँ चूँकि दोनों पहले डिसॉल्व हो गई थी और उनके इलेक्शंस के हवाले से पिटीशन हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, तो उस वक्त सो मोटो ले लिया गया और फिर तरीके इंसाफ ही अपने हक में फैसला होने के बावजूद पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गई। और वहाँ पे आपको पता है कि
उस पर कॉग्निजेंस ले ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इसी वजह से इलेक्शन ना हो सके, क्योंकि उस वक्त की जो हुकूमत थी, पार्लियामेंट भी मौजूद थी, वो और सियासतदान भी सारे अपनी जगह पे मौजूद थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान में काफ़ी कंसंट्रेशन पैदा होगी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन अभी तक नहीं हो सके। हम ये समझते हैं कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रजू नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो अगर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता तो वो बेहतर था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नेग्लिजेंस है, काहली है, सुस्ती है, जो भी कहें, उन्होंने अपना आईनी किरदार अदा करते हुए उनको चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय वो स्ट्रेट अवे खुद कैजुअल का अनाउंस कर देते। ये इनकी आईनी जिम्मेदारी थी। और फिर जो दूसरी जिम्मेदारी जो उन्होंने कमिटमेंट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको वो पूरा करते, फिर देखते कि फिर क्या होता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आईनी इदारा या कोई शख्सियत अपने तौर पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, इसीलिए बार बार अदालतों को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। हालांकि इन मामलात में अदालतों की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जब भी पॉलिटिकल मामलात में अदालतें इंटरफेयर करती हैं तो फिर उस पे पॉलिटिकल पार्टी जिनको वो फैसला पसंद नहीं होता वो उंगलियां उठाती हैं और एक कन्फ्रंटेशन की फजा पैदा होती है। बहरहाल इस वक्त जो मेन जो मूड पॉइंट है वो है कि इलेक्शन को 54 दिन रह गए हैं और आइन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 54 दिन पहले शेड्यूल दे देना चाहिए, जो कि पाशा साहब 54 दिन का जो एक पॉइंट था उसको जहन में रखकर ही आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, क्योंकि कल अगर 3 बजे तक ये इलेक्शन शेड्यूल ना जारी किया जाता तो ये इलेक्शंस आगे जा सकते थे। लेकिन जिस तरह से जो पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था आरओज़ की तैनाती के हवाले से, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं की गई और एक हतमी फैसला जारी कर दिया गया। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि जो दरख्वास्त दायर की गई, जो मसला मसाइल सामने आ रहा था, जो कंसर्न था, उसको बिल्कुल एक साइड लाइन पर रख के एक डिसीजन एक बस दे दिया गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो जो कंसर्न था वो तो क्लियर हुआ नहीं। अदालतें तो इसलिए हैं कि जो मसाइल हैं उनका हल निकाल सकें, मसला तो वहीं का वहीं रह गया। नहीं, मसला कोई नहीं है। आप देखें, सबसे ज्यादा शोर मीडिया पे पीटीआई ने मचाया कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन होने दें, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ पीटीआई कोर्ट में चली गई कि हमें ये मंजूर नहीं है। अब आप देखें कि 2018 में यही पीटीआई थी और यही ब्यूरोक्रेसी थी जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए और रिटर्निंग ऑफिसर, लेकिन उस वक्त उन्होंने एतराज़ नहीं किया क्योंकि तमाम मामलात उनकी फेवर में जा रहे थे और उनको पता था कि आंखें बंद करके वो बैठे हुए थे कि हमने जीतना ही जीतना है और हुकूमत हमारी ही आनी है। लेकिन अब आप देखें कि सारी पार्टियां, किसी ने भी ये नहीं कहा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को रिक्वेस्ट की कि आप हमें जुडिशल अफसरान दें ताकि हम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग ऑफिसर को मुकर्रर कर सके, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान ने पॉलिसी बनाते हुए इनकार कर दिया कि हम इसमें नहीं आते। पॉलिसी बनाते हुए इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आज आने वाला यह अहम फैसला मुल्क में सियासी भाम को कहां तक पैदा करता है। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जाफर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया जाफर साहब आपका टाइम देने के लिए। नवाज शरीफ जो है वो कभी मुजाहमत की बातें करते हैं, कभी खिलाफात की बातें करते हैं, कभी कहते हैं कि हम जो है वो बदला लेने की सियासत नहीं करते। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, वो क्या करना चाहते हैं? कुछ बहुत वाजे पॉइंट है। देखें, बदला नहीं लेना चाहते, वो बतौर नवाज शरीफ किसी से बदला नहीं लेना चाहते, मैं बतौर जाफर इकबाल किसी से बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क के आइन, कानून और इदारों की पामाली की, जिन्होंने मईशत डबोई, जिन्होंने इस 25 करोड़ लोगों के इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, क्या आप समझते हैं कि उनके बारे में कोई गुफ्तगू और बात नहीं होनी चाहिए? एक तो तारीख उन किरदारों को नंगा करती है और तारीख ने ये पिछले 1 साल के अंदर वो सारे किरदार इस मुल्क के अंदर क्या पूरी दुनिया के सामने जो है वो बिल्कुल उनको नंगा कर दिया। फिर तारीख भी एक एहतसाब करती है और तारीख भी सजा देती है। और दूसरी सजा
जो लोग हुकूमत में आएंगे, जो उन इदारों में होंगे, उन्हें उन लोगों के लिए किसी सजा का और उनके किरदार जो उन्होंने अदा किया उसका तयन करना होगा। उसके अलावा मुल्क आगे, वरना तो फिर आगे भी यही सिलसिला चलेगा। अब मियां नवाज शरीफ की सोच बहुत वाज़ेह है कि मैं किसी से अपनी जाती सजा जजा के बारे में इंतकाम नहीं लूंगा। दूसरा, जहां 2018 में तरक्की का पहिया रुका था, वो पावर प्रोजेक्ट्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात हों, या इस मुल्क के किसान, मजदूर, कारखानादार, उनके लिए पॉलिसीज का हो, वो सारा उसी तरह चलेगा। और तीसरा ये है कि इस बात का तयन भी किया जाए कि जिन्होंने ये सारे काम किए उनका भी कोई ना कोई जजा सजा होनी चाहिए। और वो जजा सजा तो जाहिर बात है अदालतें देंगी या वो इदारे देंगे जिन्होंने उनका एहतसाब करना है। ठीक है जाफर साहब, बिलावल साहब अगर देखा जाए तो बड़े जारहाना अंदाज से सियासत कर रहे हैं। उनकी अगर सियासी गुफ्तगू देखी जाए, उनकी जो स्पीचेस हैं उनको अगर देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी खामोशी से सियासत करते नज़र आ रहे हैं। क्या कोई बातचीत चल रही है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ? क्योंकि बाप बेटा में बड़े गुफ्तगू के हवाले से और एक अगर सियासी गुफ्तगू को देखा जाए तो बड़ा इख्तलाफ नज़र आ रहा है। क्या मामला कुछ आसिफ अली जरदारी के साथ सेटल हो चुके हैं? देखिए, ये बिलावल साहब और जरदारी साहब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं। और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तब होती है जब आपको अपनी मंजिल का अदराक नहीं होता, आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। अब बिलावल साहब जब पंजाब के अंदर अभी गुजरांवाला डिवीजन, मेरी डिवीजन में 4 दिन पहले वो जलसा करके गए हैं, तो वहां से वो क्या मतलब जोश दिखाते, जज्बा दिखाते, क्या करते कि पूरी डिवीजन का अगर आप खंगाल लें तो एक एमएनए के कैंडिडेट कमर जमान कायरा जो मेरे जिले से हैं और मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, उनके अलावा पूरे 6 जिला में जरा बता दें कोई उनका नामवर कैंडिडेट जो नेशनल असेंबली की सीट कंटेस्ट करने चला हो। मेरे जिले की सिर्फ बात कर लें तो 4 सीटें हैं कौमी असेंबली की, 8 हैं सूबाई असेंबली की। कमर जमान कायरा साहब एमएनए के कैंडिडेट हैं, उनका भाई सूबे का कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट पूरे जिले के अंदर नहीं है। तो बिलावल साहब कंफ्यूज ना हो, जरदारी साहब कंफ्यूज ना हो तो क्या हो फिर? लेकिन ये तो आप पंजाब की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर देखा जाए सिंध के अंदर तो वो जी मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब की सीटें कितनी है मोहतरमा कौमी असेंबली की? मैं जाफर साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये तो पंजाब की बात होगी ना, लेकिन अगर सिंध में देखें तो सिंध में तो उन्हें किसी चीज की कंफ्यूजन नहीं है। मैंने यही सवाल पूछा है ना कि पंजाब की सीटें कितनी हैं। सिंध की कौमी असेंबली की सीटों से तो वफाकी हुकूमत नहीं बनती ना। वजीर आजम जो है वो सिंध की सिर्फ सीटें हो तो बन सकता है। बलोचिस्तान में उनको लोग छोड़ के चले गए हैं। केपीके के अंदर उनके पास कैंडिडेट कोई नहीं है। सिंध के अंदर कैंडिडेट हैं तो क्या वो 272 की जो ऐवान है उसमें वो मुकम्मल कर लेंगे अपनी नुमाइंदगी? जाफर साहब, पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी बहुत दिनों से क़याम वज़ीर थे और आपको लगता है कि वो पंजाब की सियासत में कोई हलचल मचाने में कामयाब हुए हैं? बहुत बड़ी हलचल, इतनी बड़ी हलचल कि जिन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। पंजाब में आके बैठे रहने से भले बैठे वो, जी बिस्मिल्लाह, अगर बैठने के लिए जगह चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। आए, बैठे रहें, गपशप करें, लेकिन बात तो ये है ना कोई उनके साथ बंदा शामिल हुआ, कोई कैंडिडेट है, जरा मुझे यही पता करा दें कि पंजाब के उनके वो सूबाई दफ्तर से कि उनके पास कितनी दरखास्तें आई हैं, कोई उनका पंजाब का पार्लिमानी बोर्ड हुआ है, कहीं उनके उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए हैं। जाफर साहब, सिंध के अंदर पीएमएल क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितनी सीटों का मार्का इस बार पंजाब मारने जा रही है? क्योंकि सियासी जमातों के साथ तो आपने अलायंस बना ही ली है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरू से ही बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है पीएमएल इस बार सिंध से? सिंध के मुतालिक ये है जी, इंटीरियर सिंध से 10-15 कुछ सीटों पे हमारे इंशाल्लाह उम्मीदवार होंगे और मुझे कभी उम्मीद है कि हम 10 का फिगर, डबल डिजिट बिल्कुल क्रॉस करेंगे इंटीरियर सिंध से। और कराची शहर कोई 22 के 23 सीटें हैं गालबन कौमी असेंबली की, तो उसमें भी 10-12 डबल डिजिट। वहीं पे सिंध से इंशाल्लाह 20-22 सीटें कौमी असेंबली की मुस्लिम लीग नून जीतेगी। जाफर साहब, बड़ी एक्सपेक्टेशंस है आपके सिंध के हवाले से, देखते हैं वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये ग्राउंड वर्क है। बशीर मेमन साहब ने जो इजला हैं, जो देहाती रूरल एरिया है सिंध का, वहाँ पे बहुत वर्क किया है, बहुत सारी जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हैं उनको अपने साथ मिलाया है। फिर उसी तरतीब से उन्होंने बाकी जमातों से अलायंस भी किया है, इंतखाबी अलायंस। इसी तरह कराची शहर की बात है, कराची शहर के अंदर भी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के हमने वर्किंग की है। निहाल हाशमी साहब पिछले दिनों तशरीफ लाए थे इस्लामाबाद,
मेरी उनसे मुलाकात हुई और उसमें ये चीजें डिस्कस हुई, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कराची शहर में भी 10-12 सीटें हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जाफर इकबाल साहब, ये तो खैर इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये सियासी लाइन से पहले जो है वो कारकर्दगी के ऊपर बेस्ड होता है कि कौन सी जमात जो है वो इलेक्शंस में अल्लाह भरपूर भला तरीके करे से काम आपका। करती है। बिल्कुल कारकर्दगी की बात आप करें तो शहर कराची को पता है कि वो पानी का मंसूबा हो, वो ट्रांसपोर्ट का मंसूबा हो, बंदरगाहों को आबाद करने का हो, लोड शेडिंग खत्म करने का हो, मोटरवे जो है वो सक्खर तक और कराची से हैदराबाद पहुंचाने का हो, थर कोल का हो, ये सारे काम मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने किए, सारा सिंध जानता है। जाफर साहब, पंजाब से क्या उम्मीदें हैं आपको वाबस्ता? पंजाब एक बड़ा सूबा है, लेकिन अगर हमें देखा पूरे जाए आईपीपी का पाकिस्तान बड़ा से वोट ये बैंक है, उम्मीद इलेक्टेबल्स वाबस्ता उसमें है मौजूद हैं, कि पीटीआई हम का बड़ा वोट बैंक है। चारों सूबों से सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की जो एमएनएज हैं, मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे और चलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नून के रहनुमा जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। सियासी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे औरंगजेब बरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और उनके सीईसी के मेंबर भी हैं। इसके साथ हमारे पास स्काइप पर मौजूद होंगे मियाँ इमरान मसूद साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं। सबसे पहले बरकी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं वो किसके ज़ेर असर हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ब्यूरोक्रेसी के या जो अदलिया के मातहत लोग होते हैं उनके? पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें अगर सियासत की बात कर ली जाए तो बड़ी एक गैर मुनसिफाना सी चीज़ें और बड़ी अनपैरेलल सब्सटेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को कौन से इलेक्शंस की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी के अंडर जो हो या अदलिया निज़ाम के जो अंडर हो? नहीं, ज़ेर असर कोई भी ना हो, ना जुडिशरी किसी के ज़ेर असर हो, ना ब्यूरोक्रेसी किसी के ज़ेर असर हो। दे शुड प्ले अ न्यूट्रल रोल। लेकिन आरओज़ का किरदार जो है वो कौन अदा कर सकता है बेहतर, अगर देखा जाए तो? बेहतर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी इतनी पॉलिटिकलाइज हो गई है कि अब लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इसलिए मैं कहूँगा कि जुडिशरी वुड बी अ बेटर चॉइस। दुनिया में कहाँ होते हैं जी जज बनते हैं, हर जगह फ्री फेयर इलेक्शन होती है। मैंने इंग्लैंड में देखा है, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके देखा है एज ऑब्जर्वर, कोई बंदा ही नहीं होता ना पोलिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या करें, ये बदकिस्मत मुल्क है। मसूद साहब, बाकी जो सियासी जमातें हैं आईपीपी, काफ लीग और नून लीग जो है वो पीटीआई को समझती हैं कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो पीटीआई वजह है। आप क्या समझते हैं कि वाकई पीटीआई वजह है? देखिए, पहली तो बात ये है कि इलेक्शंस जो है वो टाइम पे हो और आगे ही इलेक्शंस की जो डेट है, जब 2 असम्बलियाँ टूटी थी तो बहुत सी बहस हुई थी कि टाइम पे इलेक्शन नहीं। अब चूंकि जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी डेट दे दी, तो अव्वल तो ये जो इलेक्शंस है टाइम पे होने चाहिए, पहली तो बात है। अब दूसरी बात ये है कि अगर कोई जमात या कोई फरीक जो है वो कोर्ट में चला जाता है और जाके हल्का बंदियों को चैलेंज कर, हल्का बंदियां डीलिमिटेशन जो है वो फिर से रुक जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो साफ ज़ाहिर है जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो इलेक्शन जो है वो कंप्लीट तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर्स की अगर दरख्वास्त दे दी गई है और वो स्टॉप हो गया है तो ये लीगल मैटर्स है। लीगल मैटर्स को लीगल वे में ही निपटाना पड़ेगा। उसके लिए शायद इलेक्शन आगे चला जाए। तो इमरान मसूद साहब, ये जो पीटीआई ने एक पॉइंट उठाया, आप समझते हैं कि ये वाकई में सही वजह थी जो उन्होंने रेज आउट की और अदालत से रुजू किया जिसके लिए? पीटीआई महसूस करती है कि जो है प्रेशर में है इस वक्त और फुल सर्कमस्टांसेस हैं बाकी जमातों के लिए। केयर टेकर्स भी जो है, जो सिस्टम चल रहा है, आज भी और कल भी पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के सेकंड लीडरशिप को उठाया जा रहा है और आज भी उन पे पर्चे किए जा रहे हैं। ये पर्चे कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो बिल्कुल सर पे आ गया हुआ है। तो पीटीआई ये महसूस करती है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रहा, जो कि एक फैक्ट है। तो साफ ज़ाहिर है पीटीआई ने अपना स्टांस तो लेना है, आरओ की शक्ल में वो ले या हल्का बंदियों की को वो चैलेंज करे या आरओ को चैलेंज करे। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल अप्रोच है
जो पीटीआई ले रही है और बाकी जमातें भी ले सकती हैं, ये कोई नए चंबे वाली बात नहीं है। बरकी साहब, जैसे कि आपने कहा कि आपका एक ज़ाती मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने जो बात की है कि आरओज़ जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए और इनका ये मौक़िफ़ ठीक है। अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो निजी एक टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें भी कहा कि अगर 10-12 दिन इलेक्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्शंस हतमी हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये प्रीडेस्टिनेटेड कुछ मालूमात थी जो उन तक पहुँची। ज़ाहिर सी बात है ये दरख्वास्त भी पहले दी गई थी पीटीआई की जानिब से। अगर इतना बड़ा क्लियर एक स्टांस है और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ये समझ रही है, ये समझती भी है कि आरओज़ का किरदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से नहीं होना चाहिए, अदलिया के जो लोग हैं वही मुंतखब हो, तो ये स्टांस पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं उठाया? पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, इलेक्शंस के मामला को तमाम तर समझने वाली जमात है, पीपल्स पार्टी इस मामले में क्यों पीछे? पीपल्स पार्टी ने देखे जी, एक ये जो आरओज़ का अनाउंसमेंट है, ये भी अभी 3-4 रोज़ हुए आई है। पहले तो ख्याल यही था कि आरओज़ जुडिशरी से आएंगे, मगर है कि इसलिए पीपल्स पार्टी का भी बड़ा लेट रिएक्शन आया और ज़रदारी साहब जो कहा है कि ये 8-10 दिन लेट हो जाए, मतलब इसीलिए कहा है कि जो अब ये सिलसिला चल पड़ा है, ये जो है, बल्कि डीलिमिटेशन के लिए साद रफ़ीक ने रिट भी कर दिए, वो और लंबा काम करेगा। ये आप ये देखें कि रफली अप्रॉक्सीमेटली ये डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पंजाब के, इन्होंने 300 वो किए हैं केसेस अगेंस्ट पीटीआई वर्कर्स अंडर एमपीओज, तो अंडर फलाना, और मोर देन 3000 पीटीआई वर्कर्स आर स्टिल बिहाइंड बार्स। तो इन डीसी से आप क्या तवक्का कर सकते हैं? दे कांट डिलीवर जस्टिस टू पीटीआई, दे कांट डिलीवर जस्टिस टू एनी पार्टी जो कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे कि इनको नहीं आपने हेल्प करना, आपने नवाज लीग को हेल्प कर रहे हो। नवाज लीग तो बगैर क्रचेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं जीत सकता। वो तो चौधरी शुजात साहब के पास भी गया है कि मुझे हमारे साथ अलायंस कर लें, और उस अलायंस का फ़र्क सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा क्यू लीग में, वो अपना इनको होगा। अब और दूसरा नून लीग में से गजरफर गुल को होगा। ये दो ही बेनिफिशियरी होंगे इस अलायंस के गुजरात में। तो उनकी पोजीशन नून लीग की बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो पे है। दे कांट फेस पब्लिक, दे कांट गो आउटसाइड। आप किसी एमएनए एमपी को ने कहा ज़रा बाहर जाके दिखा दे, लाहौर के किसी एमपी को कह दे कि ज़रा मार्केट का चक्कर लगा के देख दे, लोग उन्हें मारेंगे पकड़ जी के। ठीक है। इमरान मसूद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारी सियासी जमातों ने कह दिया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलती। अब तो नून लीग के जो रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने भी कहा कि हमें भी नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग क्या रहे हैं? क्या चीज़ इनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? और आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में कौन कौन सी सियासी पार्टी है जिसको वाकई में नहीं मिल रही, और कौन कौन सी सियासी पार्टी है जिसे भरपूर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? कि वैसे तो पीपल्स पार्टी ने भी आवाज़ उठाई थी इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। जिस तरीके से पीएमएलएन की लीडरशिप को वापस लाया गया, जिस धूम धड़के के साथ वो आए, जो प्रोटोकॉल दिया गया, एक बड़ा अजीब किस्म का मैसेज गया जो कि पीएमएलएन की फेवर में गया था मैसेज, और उनको पूरी सिक्योरिटी दी गई और उनका इस्तेमाल। इसमें पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई है और बाकी जमातें भी एप्रीहेंसिव हैं इस सारे मामले पे। तो ठीक है, चूंकि ये एक सियासी जो है एक इलेक्शन लड़ना है तमाम जमातों ने, और अपनी अपनी जो एप्रीहेंशन, कुछ लोग मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग जुडिशरी में चले जाते हैं, केसेस कर देते हैं, और आवाज़ उठानी भी चाहिए और ये ज़रूरी भी होता है किसी भी सियासी जमात के लिए, क्योंकि अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना बहुत ज़रूरी है। अब सारे केसेस जो हैं वो उसमें बरी हो रही है पीएमएलएन जो है, और पूरी तैयारी हो रही है, और एक जगह आवाज़ आ रही है कि बल्ले का निशान भी नहीं होगा, और एक तरफ दूसरी आवाज़ ये आ रही है कि पीटीआई की लीडरशिप को जो है वो बैन कर दिया जाएगा, जमात को बैन। लेकिन ना, चूँकि अब ये सारे मफरूज़े हैं, कंफ्यूजन है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इलेक्शन कमीशन
ये मैसेज नहीं देगा और ये इस चीज को ज्यादा उजागर नहीं करेगा कि हाँ हम न्यूट्रल, सबको हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, तो तब जाके इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो ज्यादा ये क्यों इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ज्यादा ऑथेंटिक तभी होगी जब इलेक्शन कमीशन इस चीज का एतमाद दे कि सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर की मिलेगी। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया। अब देखना यह है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इसके ऊपर क्या अपना मौक़िफ़ पेश करती हैं। और इसके अलावा जो इलेक्शंस के हवाले से ये एक अहम फैसला कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे और तमाम ताख़ीरी हरबे अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और इलेक्शंस की तारीख जो है वो 8 फरवरी हतमी है। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।